बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको वोट पाकिस्तान में नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ, इंतहाई अहम मरहला था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 264 नशस्तों के गैर हतमी नताइज का ऐलान भी कर दिया है। अब जो है अगला मरहला वो मरकज़ में यानी विफाक में और सूबों में हुकूमत साजी का है और ये ज़ाहिर है कि इंतहाई अहम मरहला है। जो इस वक्त एक सूरत हाल है मरकज़ के अंदर वो यही है कि किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी है। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्हें मुख्तलिफ नशस्तें हासिल हुई हैं। बहैसियत पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है उसको अक्सरियत हासिल हुई है। आज़ाद की तादाद जो है, आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और फिर दीगर जमातें हैं। तो हुकूमत साजी के लिए अब जाहिर है कि सियासी जमातें आपस में राब्ते कर रही हैं और ये एक इंतहाई अहम मरहला है। अगले चंद दिनों में हमें बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार ख़ुद भी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से रब्ता कर रहे हैं और सियासी जमातें भी उनसे रब्ता कर रही हैं क्योंकि ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवारों ने सरकारी नताइज के ऐलान के 3 दिन के अंदर अंदर फिर किसी सियासी जमात को कानून के मुताबिक ज्वाइन करना है। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर उनकी आज़ाद हैसियत ही कौमी असम्बली के अंदर बरकरार रहेगी। सिंध के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई है, वहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली हुकूमत बना सकती है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी अक्सरियत है। वो भी अब ज़ाहिर है उन्हें किसी पार्टी को ज्वाइन करना होगा तो तब हुकूमत बनेगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में है और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ़ नशस्तें हासिल की हैं तो ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि वहाँ भी मखलूत हुकूमत नज़र आ रही है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात का जो इनेकाद हुआ है ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम का तसलसल है 1973 के आइन के मुताबिक उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या आने वाले मराहिल होंगे और क्या शक्ल इख्तियार करेगी मरकज़ में हुकूमत साजी या सूबों में हुकूमत साजी, इन तमाम मामलात पर आज हम अपनी इस नशस्त में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ में करवा दूँ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं हमारे कुलीग सीनियर एंकर जनाब जवाद फैज़ी। जवाद फैज़ी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़ारूक फैसल खान। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़। जावेद सिद्दीक़ साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक। ताहिर नईम मलिक साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं और ये हमारे तमाम वो मेहमान हैं जो इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान और उससे पहले भी जब इलेक्शन की और वोट पाकिस्तान की बात हो रही थी तो ये हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जावेद सिद्दीक़ साहब आपकी जानिब आऊँगा। जावेद सिद्दीक़ साहब, एक तो बहुत अहम मरहला था जो अपने ज़ाहिर है इख्तिताम को पहुँचा। इंतखाबात हुए, पुरअमन इंतखाबात हुए, अगरचे कि उससे पहले वाक़यात हुए अफसोसनाक, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने आइन और कानून के तहत अपने इंतखाबात कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलियों में मुकम्मल की। देखें, इंतखाबात के बारे में बड़े शकूक व शुबात थे। लोग कह रहे थे इलेक्शंस नहीं होंगे, हत्ता कि 8 फरवरी से चंद दिन पहले भी ये क्या सराइयाँ गर्दिश कर रही थी कि इंतखाबात नहीं होंगे। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में इलेक्शंस हो गए। जैसे आपने कहा कुछ बदकिस्मती से कुछ वाक़यात हुए दहशत गर्दी के, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर, कुछ और जगहों पे। ओवरऑल इलेक्शंस ठीक हुए हैं, लोगों ने मैंडेट दिया है और लोग बिल्कुल 48-48% ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं वोटर्स वो बाहर निकले, उन्होंने वोट दिया। उसमें ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन की बड़ी तादाद बाहर है। ये एक डेमोक्रेसी पर और डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर एतमाद है लोगों का, तो उन्होंने अपना वोट एक्सरसाइज कर दिया है। और जो आपने कहा कि स्प्लिट मैंडेट है, मुनकसम है। पंजाब में PMLN की अक्सरियत है, वहाँ पर सिंध में पीपल्स पार्टी है, KPK में इंडिपेंडेंट्स हैं और बलूचिस्तान में एक मिक्स्ड बैग है। तो हुकूमत साजी भी एक कठिन मरला है और इस वक्त जो है सारी तगोदो ये हो रही है कि किस तरह वफाक में सूबों में हुकूमत बनाई जाए। एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हैं बड़ी तादाद में और उनका क्या फ्यूचर रोल होगा, आपने कानून बता दिया कि उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। तो ये एक मरला है। इस वक्त सलाह मशवरे हो रहे हैं लाहौर में, ख़ास तौर पर PMLN की लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं, MKM वालों की, उनके वो लोग आए थे लाहौर में मिलने के लिए, मुलाकात हो चुकी है। जरदारी साहब लाहौर में और उन्होंने अपने फर्जंद
बिलावल भुट्टो को भी लाहौर बुला लिया है, वो भी पहुंच गए हैं और उनकी PMLN की लीडरशिप से बातचीत होनी है। तो एक नई हुकूमत बनाने के लिए सलाह मशवरे सियासतदानों में हो रहे हैं। जितना जल्दी वो हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, मुल्क में एक अच्छा सिग्नल जाएगा कि आर पॉलिटिशियंस आर वेरी मैच्योर और वो बैठ के फैसले कर सकते हैं, हुकूमतें बना सकते हैं और जल्द से जल्द वो हुकूमतें तश्कील दे दें तो एक अनसर्टनिटी की जो सूरत हाल है वो ख़त्म होगी। एक जो बिज़नेस सर्कल है, बिज़नेस सर्कल में कुछ अभी शकूक व शुबात हैं कि जी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी दूर करना ज़रूरी है जल्द से जल्द हुकूमत बना के, ताकि उनको एक सिग्नल जाए कि हम हुकूमत बना चुके हैं और ये हुकूमत डिलीवर करेगी और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताया नईम साहब, जितना जल्दी ये हुकूमत साजी के मराहिल तय होंगे उतने ही हम ज़ाहिर है इस्तेहकाम की जानिब तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? जी, लेकिन मेरे ख्याल से जल्दी मराइल इसलिए नहीं तय हो सकते कि किसी कोई वाज़ेह अक्सरियत नहीं। जब वाज़ेह अक्सरियत होती है तो कौमी असम्बली का पहला इजलास तलब किया जाता है एक स्टिपुलेटेड टाइम में, और फिर स्पीकर का चुनाव होता है ओथ टेकिंग के बाद, और उससे ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि स्पीकर के चुनाव में किस पार्टी। तो ये इसके अंदर एक इत्तफाक़ राय कायम करना होगा, और इत्तफाक़ राय मैं समझता हूँ एक तो ये डिक्टेट कर रहा है ज़रूरत नताइज भी, दूसरा हमारी सियासत की भी ज़रूरत है कि इत्तफाक़ राय हो। जो सियासी तकसीम दौरान इलेक्शन कैंपेन रही और जो सियासी फ़रीक़ैन में नफ़रत, अब उस टेम्परेचर को लोअर होना चाहिए। अब आपने अगले 5 साल को में पाकिस्तान को, उसकी सियासत को, मईशत को और समाज को किस तरह आगे लेके जाना है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इक़्तिदार के सिर्फ अगर असूल का सोचा जाए तो उससे बड़ा काज ये भी है। और इस वक्त जो जिस तरह जावेद साहब ने ये बात की कि बिज़नेस के लिए ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुस्बत अंदाज में और मनफी अंदाज में असरअंदाज होती हैं, तो आम आदमी भी मुंतज़िर है मार्केटों में और खेतों और खलिहानों में कि एक इत्तफाक़ राय होगा और अच्छी खबरें मिलेंगी। लोग अच्छी खबरों में मुंतज़िर हैं। पहले कोविड आ गया, फिर और चीज़ें आ गई, तो अब इलेक्शन के बाद एक होप जनरेट होनी चाहिए। उसके लिए सब सियासी पार्टियों को एक अपनी अना से निकलना होगा, और दूसरा ये कि सियासी अखलाकियात को भी नहीं छोड़ना। अमीर हैदर खान होती साहब ने, समर हारून आपके अंदर बिलोर सब इतनी आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप नताइज को एक उससे के साथ तस्लीम करें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुले दिल के साथ तस्लीम किए, 1937 में हार गए, फिर इतनी उन्हें अक्सरियत मिली कि वो हो गया। ये एक सियासी अमल में, पॉलिटिकल कैरियर में एक नॉर्मल बात। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, लेबर और कंजर्वेटिव कई दफ़ा हारते हैं, कई दफ़ा जीतते हैं, लेकिन आप ना अपनी हार को मान रहे हैं और ना जीत को इस तरह। और जो 40 साल पुराने अखबारात उठाएं जावेद से, तो उस वक्त भी यही खबरें थी, फ़लाँ टूट गया, फ़लाँ टूटने से आ गया। तो इन नई खबरें हमें देनी चाहिए और नई उम्मीद को कौम को देनी चाहिए। ये एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करें, लेकिन दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं कि पेशावर का टोल प्लाजा बंद है, वहाँ पे लोग आके बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट लिया गया है। तो ये तो फिर अजीब ही हो गया ना। देखिए, दो चीज़ें हैं जावेद साहब, बल्कि दो जावेद मेरे सामने बैठे हैं और मुझे खुशी हो रही है। बात ये है, अभी जावेद सिद्दीक साहब ने जिस तरह फरमाया ना कि फ़र्जंद अर्जमंद को बुला लिया है, वो मुलाकात हो चुकी है पहली, और उसमें मुझे एक चीज़ की खुशी हुई कि अभी साद रफ़ीक साहब का जिक्र आया, तो जो शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को और बिलावल साहब को मिलने गए हैं, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद हैं। हारने के बावजूद वो क़यादत तो है ना, सीनियर लीडर। उनके साथ फिर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा, मलक मोहम्मद अहमद ख़ान और दीगर जो कायदीन थे। और ये तय हुआ है कि आज की जो सिटिंग थी, आज की जो मीटिंग थी, कि जो भी ऑफ़र की गई है, जो भी तबादला ख्याल किया गया है, जो भी ऑप्शन सामने रखे गए हैं, वो कल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और उसमें वो सारी चीज़ें रख के, इसीलिए अभी मेरी बात हो रही थी खुर्शीद शाह साहब से कि वो भी पहुंच गए हैं और दीगर कायदीन भी पहुंच रहे हैं, तो वो सारे फिर फैसला करेंगे कि क्या लेना है, क्या देना है। दो अहम चीज़ें हैं, मैं टोल प्लाजा की तरफ भी आता हूँ। एक ये है कि पंजाब की वजारत आला, उस पर पीपल्स पार्टी वो नहीं चाहती जो नून लीग चाह रही है, और दूसरा वजारतों के हवाले से जो नून लीग चाह रही है उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर उन्होंने कल बड़ी खुल के गुफ्तगू करनी है। अब आ जाते हैं उस तरफ कि एक तरफ आप कहते हैं कि देखे जी आज़ाद इतनी बड़ी हैसियत में जीत गए, तो इसका मतलब आप खुशी मना रहे हैं, आप ढोल पीट रहे हैं। दूसरी जानब वो जो अंदर है ना अभी भी जहर, जो रियासत के हवाले से कि जला दो गिरा दो,
वो टोल प्लाजा पे नजर आ रहा है। अब देखिए, आप जीत भी गए हैं, आप शादियाने भी बजा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि देखें अब भी हमारा तूती बोलता है और अब भी हम सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाले लोग हैं। दूसरी जानब आप फिर उसी सिस्टम से ये चाहते हैं कि नहीं, सब कुछ आपके हवाले कर दिया जाए, जहाँ मर्जी आग लगा दो, जहाँ मर्जी भट्टा बिठा दो, जहाँ मर्जी मुल्क के हवाले से बैरुल अक़वामी सतह पे कागज़ लहरा दो, जहाँ दिल करे शहदा की बेहुरमती कर दो। इसकी इजाज़त अब नहीं दी जा सकती। और मुझे खदशा ये है कि जिस तरह KPK में लोगों ने ये नहीं देखा, अब देखिए सिंध के अंदर कौन जीता, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जीते अपनी कौमियतों के। लेकिन KPK में क्या हमने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं, जो जिन्हें बड़े सरखेल कहा जाता है, जिन्हें कायदीन कहा जाता है, वो तो जीत नहीं सके। खुदा का वास्ता है उस तरफ मत जाइए दोबारा से, जहाँ से मुल्क के हवाले से तफक्कुरात फिर से पैदा हो जाए और रियासत को अपना रास्ता बनाना पड़े, और फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा के बाद प्ले कार्ड उठाएं, अब बड़े जी हमारे हुकूक मुतासर हो गए। ये हुकूक का मसला नहीं है, ये रियासत का मसला है। और हुब्बुल वतनी वो ईमान का हिस्सा है, कम अज़ कम उनको ईमान के तकाजे पूरे करने चाहिए। बड़े बड़े बुर्ज तो उल्टे, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ। आफ्ताब शेरपाव असम्बली में नहीं आ सके, मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ से नहीं आ सके, यहाँ से आ गए, बलूचिस्तान से आ गए। अमीर हैदर होती, अमीर हैदर होती साहब, सिराजुल हक साहब, हाँ, अहमद वली, जी हाँ, अहमद वली अवामी नेशनल पार्टी के सदर, ये तो हाजी हुआ है। गुलाम अहमद बलोर का जिक्र हाँ, कीजिए, हाजी जिन्होंने गुलाम अहमद शहादतें बिलोर दी साहब और देखें ना, इतना कितना सीनियर और सीनियर कद काठ भी, वाला बंदा बड़ा है। मोहब्बर नाम है। बिल्कुल सही है। उनके ख़ानदान ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें हुई हैं उनकी इस सियासत के अंदर और सफ़र के अंदर। फ़ारूक फैसल साहब, लेकिन हमें तो एक नए आगाज़ की तरफ जाना था, ज़ाहिर एक नया आगाज़ करना था। उसके बाद तो हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप एक बार फिर खुदा न ख्वास्ता उसी सूरत हाल की तरफ जाएं, जलाओ घेराओ, जिनके खदशात का जिक्र किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जावेद साहब की बात कि मेच्योरिटी दिखाने का वक्त है। अब तमाम पॉलिटिशियंस को मेच्योरिटी दिखाने का वक्त है। अब ये बात ये है कि ताहिर साहब कह रहे हैं कि जी फ़लाँ 40 साल से, वहाँ 45 साल से, तो ये भाई सिस्टम का है। या तो आप सिस्टम तब्दील कर दें कि कोई बंदा दो मरतबा से ज़ायद जो है वो ना रह सके। जब आपके यहाँ आइन में और कानून में गुंजाइश मौजूद है कि आप 1 से ज़ायद मरतबा, 2 से ज़ायद मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो फिर इस पर एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं रह जाती। अब ये जो मामला अपना जवाद फैज़ी साहब ने भी उठाया और आप भी जिस पे कह रहे मेच्योरिटी कि हमारे जो जिनकी तरफ जवाद फैज़ी साहब का इशारा है, जो आज़ाद उम्मीदवार जो बैक्ड बाय PTI जो है, उसकी क़यादत की मेच्योरिटी का वक्त है। देखिए ये सारा मामला 2 साल पहले भी आया था जब तहरीक अदम एतमाद का पेश हुई थी, और उस वक्त भी लोग उनको समझा रहे थे कि आप सिस्टम के अंदर रहें, आप पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा हैं, आप इसके अंदर रह के ये अपनी बात कर सकते हैं और अपने लिए कुछ स्पेस ले सकते हैं। उस वक्त पोजीशन ये थी कि 13 जमातें जो है वो मिल के बन रही थी, उनकी हुकूमत बनी हुई थी PDM की, और जो अदवी फ़र्क था वो 2 या 3 वोटों का था। तो अगर उस वक्त ये बैठे रहते, इन लोगों ने अपनी पंजाब की हुकूमत भी तोड़ दी, KP की भी तोड़ दी, तो अब दोबारा उन्हीं असम्बलियों में जा रहे हैं ना, और वही चीज़ें सामने आ रही हैं, उसी तरह का रिजल्ट जो मैंडेट सामने आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि KP में जो है वो इंटायरली एक डिफरेंट फेज़ आया है सामने, और लोगों ने अपनी राय का इज़हार एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ किया है। अगर तो ये पार्टी पार्लियामेंट के अंदर चली जाती है, और जैसे हम कह रहे हैं कि मरकज़ में जो है वो एक मखलूत हुकूमत बनेगी, तो मखलूत हुकूमत को हमेशा परेशानी का सामना रहता है, और जो इत्तेहादी जमातें होती हैं उनके अपने वज़न से ज़्यादा मुतालबात किए जा रहे होते हैं, और जब वो मखलूत हुकूमत ख़त्म हुई तो उनके जो आपस के इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ गए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उस पार्टी को मेच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हुए पार्लियामेंट में जाना चाहिए, स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा लेना चाहिए, वज़ारत उज़्मा के इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए, अपनी पार्लिमानी पार्टी तश्कील देनी चाहिए, और उन्हें जो ग्रीवेंसेज है सिस्टम से या रियासत से या रियासती अदारों से, जिस चीज़ से भी उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर ही हल होंगे। और फिर उनकी पोजीशन इस तरह कंफर्टेबल नज़र आ रही है कि जिनकी हुकूमत जो अलाइज बनने जा रहे हैं, वो इखलाकी तौर पे उन पे एतराज़ात या सवाल उठते रहेंगे कि जनाब आपने 16 माह हुकूमत की और फिर इलेक्शन कैंपेन में आप एक दूसरे ऊपर हमला आवर हुए, आपने वही ज़बान इस्तेमाल की जो आप पहले एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते थे, और अब जब फिर हुकूमत साजी का मरला आया तो आप कह रहे हैं कि जी आपने भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, मैंने भी की, चले माजी को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो उनके दरमियान चलो वो माजी को छोड़ के आगे चलते, तो इसीलिए उस पार्टी को भी चाहिए कि माजी को छोड़ के आगे की तरफ देखें। अगर आप पीछे वाला बैकलॉग देखते रहेंगे, तो आपने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, वो किया, तो सफ़र आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। जब हम मेच्योरिटी की बात करते हैं
तो सिर्फ उसमें मेचोरिटी इसलिए कि आपकी रियासत जो है वो माशी तौर पर ख़तरे में थी आज से कुछ अरसा पहले। आपने कुछ वायदे किए हुए हैं, अभी आगे मरहले आने हैं, आने वाली हुकूमत ने फिर वो करने हैं, वो वायदे करने हैं। आप माशी तौर पे आगे उसी वक्त चल सकेंगे आगे कि जब आप आलमी ताकतों को भी, आलमी अदारों को भी जो है आप ये मैसेज देंगे कि नाउ वी आर सीरियस, वी नीड बिजनेस, तो हमारे साथ बिजनेस किया जाए। तो मैं यही कहूँगा तमाम पॉलिटिकल जमातों को, जो चाहे वो इक़्तिदार में आती हैं या नहीं आती, जो इलेक्शन जीत गए हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आएँ। ये ना हो कि जिस तरह पहले भी माजी में भी जो है वो PTI जो है वो इस्तीफ़ा दे के चलेगी, दूसरी मरतबा भी इस्तीफ़ा दे के चलेगी। इस तरह मामलात हल नहीं होंगे, ना वो अपने मकासद हासिल कर सकेंगे। मकासद उसी वक्त हासिल होंगे जब वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, और पार्लियामेंट के अंदर आके अपनी अदवी अक्सरियत, चाहे वो तरीके अदम एतमाद से साबित करे, चाहे वो इंतज़ार करे कि ये आपस में कब लड़ पड़ते हैं। तो ये एक इक़्तिदार का जो खेल है या इक़्तिदार का उसमें इंतज़ार भी करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। अब 10 कदम आगे जाते हैं, 20 कदम पीछे जाते हैं, आपको वक्त के साथ साथ जाना पड़ता है। लेकिन ये हमने देखा है कि अगर ग्रीवेंसेस हैं किसी को, तो आप इलेक्शंस के, चूंकि हम इलेक्शन की तनाजुरों में बात कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल्स तो मौजूद हैं, बजाय इसके कि जावेद सदीक साहब आप शाहराहें बंद कर दें, आप सड़कें बंद कर दें, आम आवाम को आप तकलीफ दें। मेरा ख्याल है ये एक गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रवैया है, और इस गुस्से को और इस एहतजाज को अब ख़त्म होना चाहिए। जब आपको लोगों ने मैंडेट दिया है बकौल आपके, और है भी, उनको पूरे सूबे में KPK में एक भारी अक्सरियत हासिल है, और वैसे वो क्लेम करते हैं कि ओवरऑल हमें बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, पंजाब में भी है, बाकी इलाकों में भी, तो दे शुड बिहेव इन ए मैच्योर फैशन। ये इस तरह से है कि आप सड़कों पे ओदम मचाना, अफरा तफरी फैलाना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक तो उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके जो असल बानी और लीडर हैं वो जेल में हैं, उनके नंबर 2 जो हैं कुरैशी साहब वो भी जेल में। तो किसी ने आज बड़ा दिलचस्प जुमला कहा है कि अब PTI वो है, वो अंडर 19 एक टीम है, यानी उनकी लीडरशिप इतनी मैच्योर नहीं है कि वो इस पूरे क्राइसिस में एक अच्छी और मैच्योर किस्म की संजीदा लीडरशिप दे सके। जब वो थे तो तब कौन सी मैच्योरिटी दिखाई? चले, मैं कहता हूँ कि उसका थोड़ा कद काट बड़ा था, और अब जो बिल्कुल बच्चे आ गए हैं, तो लेकिन इनकी ज़िम्मेदारी है, और कुछ लोग अगर इनके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनको बता सकते हों कि हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा बने, चूँकि वो पहले गलती कर चुके हैं। उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर जाके और एहतजाज का रास्ता अख्तियार करके बहुत कुछ खोया है, और बहुत कुछ उनका लॉस हुआ है। इसी तरह 2 असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ दी बिला ज़रूरत, बिला वजह, और उसको भी उन्होंने पॉलिटिकली उनको बहुत उससे नुकसान हुआ है, डैमेज हुए हैं वो। अगर उन्होंने सबक सीखा है तो अब वो एक दूसरा तर्ज अमल इख्तियार करें, वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लिमानी जमहूरियत का हिस्सा बने, और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के ज़रिए ये साबित करें कि वो जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखते हैं, वो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, और वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि उन पर जो लोगों ने एतमाद किया है वो उसको ठेस पहुँचाए। तो मैं समझता हूँ कि सड़कों पे जाना, एहतजाज करना, इसका कोई जवाज़ नहीं है। अब जब वो आ गए, इलेक्ट हो गए, तो इस तरह से वो बैठ के बात करें, और बातचीत के ज़रिए हर चीज़ हल हो सकती है। अगर आप पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, जलाओ गिराओ करेंगे, पुलिस पे हमले करेंगे, तो आप अपना नुकसान करेंगे। और कौम इस चीज़ को देख रही है कि आपने मैंडेट भी लिया है, और उसके बाद अगर आप उस तवक्कुआत पे उन पे पूरे नहीं उतरते तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लोग आपको मज़ीद मौका कभी नहीं देंगे। इलेक्शन के हवाले से जो ट्रांसमिशन होती रही है उसमें ताहिर नईम मलिक साहब बारहा ये बात करते रहे हैं कि हमें इस रवैये को परवान चढ़ाना होगा कि जो जीते उसको एक्सेप्ट करें, जो हारे वो भी एक्सेप्ट करे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को इतनी अक्सरियत हासिल हुई है या हिमायत हासिल हुई है, तो वहाँ पे इलेक्शन ठीक हुए हैं, बाकी फिर कैसे हो सकता है कि पंजाब के अंदर इतनी बड़ी धांधली हो गई, सिंध के अंदर धांधली हो गई, या बलूचिस्तान के अंदर धांधली हो गई? एक तो हमारी ये तारीख है, और जो फारूक साहब ने कहा, मेरी मुराद ये थी कि 40 साल की सियासत के बाद नई और अच्छी रवायात होनी चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर ख़ानदान तो वही। दूसरा ये जो है कि जो हमारी तारीख जो इंतखाबी रही है उसमें इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन 2-3 चीज़ें ये हैं कि रिज़ल्ट का ताख़ीर का शिकार होना, ये पिछले इलेक्शन में भी है, जिसके नतीजे में
उस वक्त मुतासरा फरीक मुस्लिम लीग नून थी और इस दफ़ा कोई और हैं। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट जो है वो बर वक्त एक आम वोटर का राइट भी है कि वो इस हद तक लेट ना हो कि वो 24 घंटे गुजर जाएं, यानी ये ना और जो चीज़ें हैं वो उसको आप पार्टी वाबस्तगी से हट के भी देखें। तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें एक ऐसा ज़ब्त बनाना चाहिए लाएअमल कि इन तजर्बात के बाद आगे बलदियाती इंतखाबात भी होने और फिर ज़िमनी इलेक्शन भी होने। इसी असम्बली के अंदर जो लोग मुंतखब हुए हैं, कोई सीटें छोड़ेगा, तो सूबाई और कौमी सतह पे दूसरी तो तरफ इदारों को मजबूत करना दूसरी चाहिए। तरफ ताहिर साहब 5%, 6%, 10% नताइज पर भी ट्रेंड बनाना जो है ये भी तो मुनासिब बात नहीं थी ना कि हम जीत गए। हाँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये भी ज़ाब्ता अखलाक में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में, बरतानिया में जब तक टोटल एग्रीगेटेड रिजल्ट नहीं आता तो अभी जो 6 बजे से कबल 5:30 और 5:45 के दरमियान चैनल्स ने गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से रिज़ल्ट दिखाना, और मैंने उस वक्त ट्वीट किया 6 बजे कि 6 बजे तक जो पोलिंग की हदूद के अंदर लोग थे वो वोट डाल रहे थे। अब होता ये है कि एक चैनल एक ऐसे निस्बतन इलाके में जहाँ पोलिंग स्टेशन जहाँ तादाद 500 600 है और 2-3 बजे सिर्फ रेटिंग नहीं, रेट भी काफ़ी बड़ा था, तो वो आपने एक स्क्रीन पे ये बताए 2 हमें चीज़ें नज़र आई, जीत गए हार गए, नीचे लिखा होता था और नीचे लिखा होता था एक छोटा सा कि 30% पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट। अब विद इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी मिनिमम 140-50 और ज़्यादातर से 200-250 भी पोलिंग स्टेशन है। तो आप किस बुनियाद पे एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं? और फिर ये फेक न्यूज़ के हवाले से चैलेंज भी है कि लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुपों में एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है किसी भी पार्टी के, और फिर जब एक रिज़ल्ट टोटल आता है तो वो मुख्तलिफ होता है। और आपको तो ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था वो मीडिया उसे एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन सेल भी मीडिया के लिए बनाया था जहाँ पे बड़ा डिटेल में चार्ट था और पोलिंग स्टेशनों की तादाद भी थी, रिजल्ट आ रहे थे, सबके नुमाइंदगान भी वहाँ मौजूद थे। और जावेद साहब ने, हमने उनको जब भी इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को प्रोग्राम में बनाया तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और वहाँ सारी जो मीडिया हाउसेज थे उनके नुमाइंदे भी मौजूद, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नशर नहीं हुआ। ये जो रिजल्ट डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डेंट्स पर रिलाय करके लिया गया और वो गैर मुसद्दका था, गैर वो हतमी था, और ये बताए बगैर उसको बहुत सारा टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किया गया, जो कि गैर जिम्मेदाराना रवैया था। ये सब तीनों जो अहबाब हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझसे ये बेहतर इस पर राय दे सकते हैं कि इससे क्या एक इंतशार और हिजान तो पैदा हुआ ना, सनसनी पैदा हुई। हम सीनियर हैं लेकिन तुझसे भी छोटे नहीं हैं। अच्छा जी, मैं जब सब 2 चीज़ें, अभी टोल प्लाजा की बात हुई, ये तो एक हो गया KPK के हवाले से आपने बात की। उधर सिंध की शाहराहें बंद कर दी JUI के लोगों ने। मैं वो जाखरानी साहब का बयान सुन रहा था कि बाबा पहले कौन से यहाँ से जीतते रहे हो जो अब तुम एहतजाज कर रहे हो कि JUI सिंध से कौन सी नशिस्तें ज़्यादा ले सकी है। अच्छा, दूसरी तरफ हाफिज नईमुर रहमान साहब वो सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, 2 नशिस्तें उनके हिस्से में आई सिंध की जलसे अच्छे थे, लेकिन वो भी कह रहे हैं हम धरना देंगे। ये जो धरना है ना, इससे मुल्क धरा जाता है, इससे हमारे मसाइल हल नहीं होते बल्कि ज़्यादा होते हैं। कोशिश कीजिए, बैठिए, देखिए, और तमाम जमातों को बैठना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं और क्यों हम अवाम में वो पजीराई हासिल नहीं कर सके, क्यों हम मुहिम इस तरह से नहीं चला सके, या हमारे मैनिफेस्टो में क्या ऐसी चीज़ थी, या हमारे ऊपर ठप्पे कौन से हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं नहीं निकाह आपसे पढ़वा लेंगे लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। ये इन्हें सोचना चाहिए। दूसरी बात, आपने भी मीडिया की बात की, देखिए वो जिस मुल्क में मुबैना तौर पे कहा गया था ना उन्होंने हमारी हुकूमत गिरवाई है, उसी मुल्क में जो लेन देन हुआ है, जो प्लानिंग तय हुई है, वहाँ से व्हाट्सएप कॉल्स भी आ रही थी महात्मा की आवाज़ में, और उसके साथ साथ वहाँ मीडिया हाउसेस को मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो ट्रेंड बनाया गया वही जो आप बात कर रहे हैं कि पहले घंटे में ट्रेंड बना दी और गुफ्तगू शुरू कर दी जी इतने परसेंटेज, यार 3% पे 4% पे कभी आगे पीछे भी कोई करता है, यार थोड़ा सा ख्याल कर ले। और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि क्या क्या किया गया, कहाँ कहाँ क्या हुआ, और फिर किस तरह पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि किसी एक जमात के खिलाफ है ये,
हमारे इदारों के खिलाफ है ये बात, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख को मजरूह करने वाली बात है किसी साजिश के तहत कि एक चैनल ट्रेंड बनाता है, बाकी चैनल भी पीछे चल पड़ते हैं और उसके बाद वो ऐसे शो करते हैं कि देखा जी रात को तो ये जीत रहा था, हार कैसे गया। अल्लाह के बंदो, क्या सारे के सारे तुमने जीतने थे? ये मुमकिन नहीं है। बाकी भी मैदान में इसीलिए आए हुए हैं और उन्होंने भी जीतना था। और देख लीजिए आप, नताइज देख लीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनके बारे में बड़ा कहा गया लाडला तो पता नहीं क्या, तो पता नहीं क्या, तो प्लेट में रख के सब कुछ दिया जा रहा है, क्या हुआ उनके साथ? फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले जो जुमले थे वो सब ने देख लिया ना। सूबे में आपको मिल गई सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून आगे है, आप जो बाकी इंडिपेंडेंट हैं उनमें से देखा जाएगा, सारा कुछ होगा। लेकिन मसला ये है कि हमारा मीडिया जब रोका गया, जिस तरह जावेद सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि ये ज़ाब्ता है, इसके अंदर रहना है, इस दायरे के अंदर रहना है, तो फिर उस बारे में भी बात होनी चाहिए। जब ये बात होगी फिर आज़ादी सहाबत हमला हो जाता है। और ये फारूक साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि भाई पहले हदूद क़यूद में रहो। अगर हदूद क़यूद में हो, आईने पाकिस्तान ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी कर रहे हो, फिर तुम्हें कुछ छेड़े तो आज़ादी सहाबत पे हमला है। लेकिन सिर्फ आज़ादी सहाबत के नारे लगा के इस सेल में पीटीवी ने, ये मैं समझता हूँ, मैं अभी उसी तरफ आ रहा था और आप सब लोग, हमने कोई नतीजा ऐसा नशर नहीं किया। जब अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो किया भी 100% था। मैं अभी आप जो अगला सवाल मैं करने जा रहा था फारूक फैसल साहब से, उसमें मैं इस बात का जिक्र करूँगा। फारूक फैसल साहब, एक तो 10-11 बजे 12 बजे तक हार्डली 7%, 6%, 10% नताइज हुए थे। और अगर कोई शख्स उस वक्त वो नताइज देख के सो रहा था तो वो जब सुबह उठा तो उसने कहा कि जी वो मैं तो जब जाग रहा था तो फलां जीत रहा था और जब मैं सुबह उठा तो फलां जीत गया। तो 6-7%, 10% नताइज पे वो सुबह रात को सोया, और जब रात को जब पूरे नताइज आए तो उसमें कोई और जीत गया था। वो एक तो उसने ये जहन बना लिया। फिर मैं एक चैनल को देख रहा था, बनवाया गया, फिर मैं एक चैनल देख रहा था, बड़े बड़े लोग जो है वहाँ पर सहाफ़ी हमारे दोस्त ऐसी बातें कर रहे थे। अचानक उनको फिर खबर आई कि आप ये नताइज कहाँ से दे रहे हैं? अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑफिशियल नतीजा ही नहीं दिया। उनको बताया गया कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न को फॉलो करें, उस प्राइवेट मीडिया को बताया गया कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न को फॉलो करें, वहाँ पे आपको सही नताइज मिलेंगे। और ये डिस्कशन हुई। ये एक ऐसी कैफियत में हम इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज में जा रहे थे। अच्छा, इसमें क्योंकि मीडिया के किरदार पे बाद में बात करूंगा, मैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, 2018 में भी आपको प्रॉब्लम आया, हमेशा प्रॉब्लम आता है। और ये 2013 में जब हुकूमत नवाज शरीफ की थी, उस वक्त भी पार्लियामेंट में ये बात हो रही थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन की इस्लाहात कर रहे हैं। उस वक्त भी जो है पीटीआई को शिकायत थी, 4-5 साल वो पीटते रहे कि यार इसको, वो सड़कों पे एहतजाज करते रहे, वो पीटते रहे कि भी आपको इलेक्शन के मामले पे एतराज़ है ना कि इसका रिजल्ट कैसे मैनिपुलेट होता है, आपस में बैठ के कोई रूल्स ऑफ गेम तय कर लें। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठी। फिर आ जाती है पीटीआई की हुकूमत, उसने भी ये काम नहीं किया। हर 5 साल बाद इलेक्शन तो होना है जी। तो और जिन्होंने लड़ना, अगर वो सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं करेंगे, मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे, आपस में देखा हम आपस में खेल रहे हैं ना, अगर सपोज कुछ जो भी है, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे आप कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके कोई रूल्स है ना, उसके तहत चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही ये इजलास शुरू हो, ये पार्लियामेंट वजूद में आए, तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के अपना पहले ये मसला हल करना चाहिए। ये तो हो गया ये। अब आ जाते हैं मीडिया के किरदार पे। बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है और इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, ये हुआ कैसे, ये कैसे। मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जी ठीक है, प्राइवेट चैनल्स में हम भी रहे हैं, इलेक्शन सेल भी है किया, मेरा ये 8वां या 9वां इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कवर भी किया, अखबारात में भी, टीवी चैनल्स में भी। अब ये जो रैट रेस शुरू हो गई है ना कि जी मैंने पहले खबर दे दी, भाई 395 पोलिंग स्टेशन है, कोई भी कौमी असम्बली का हल्का ऐसा नहीं है जो 250-250 पोलिंग स्टेशन से कम नहीं है। अच्छा, अब वो कई पोलिंग स्टेशन ऐसे, कई हल्के ऐसे हैं जो 150-150 किलोमीटर पे है, कोई 50 किलोमीटर पे है, दूर दराज है। किसी चैनल के लिए, किसी प्राइवेट चैनल के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो हर सारे रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से ले सके। एक तो बात एक कैपेसिटी की आ गई। अब दूसरी बात आ जाती है कि ये वारदात क्या हुई है, कैसे, और इसका मुतालबा है। मैं तो मुतालबा भी करूंगा क्योंकि मेरे प्रोफेशन पे या जिस फील्ड से मैं वाबस्ता हूं उस पर हरफ आ रहा है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 265 जो है, 265 हल्के हैं। आप देखें कि 265 हल्कों में एक एक पोलिंग स्टेशन का भी रिजल्ट आए, उसकी की पंचिंग में कितना टाइम आएगा। जैसे आपकी 1 घंटे का आपका वक्फा था कि जनाब पोलिंग ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद आप कुछ टेंटेटिव या प्रोग्रेसिव पता नहीं दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस मरतबा पाबंदी थी।
हुआ करते क्या है टेक्निकल ये किया कि जनाब आपने 265 में दो पोलिंग स्टेशनों के फर्जी भर लिए। मैं कहता हूँ कि मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो जो 2% या 3% का भी इन चैनल्स के पास कहाँ पे रिकॉर्ड है, कौन से पोलिंग स्टेशन का है। आप ये कह रहे हैं कि जी 3 पोलिंग स्टेशन का है, 5 पोलिंग स्टेशन का है, 10 पोलिंग स्टेशन का है, आप बताएं तो सही आपने कौन से 10 पोलिंग स्टेशन का क्या है, ये मजा कौन सा है, कौन सा मौजा है, कौन सी देखिए ना जगह है, आपके कौन सा पास ये स्कूल सारा है, कुछ है कि 10 पोलिंग स्टेशन में इतने इतने वोट आए हैं, वो पोलिंग तो फिर आपको स्टेशन पोलिंग स्टेशन भी होना चाहिए। और इस पे मतलब बिल्कुल रियासत, मैं कहता हूँ हर अदारे को जो भी कॉम्पिटेंट अदारा है इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप 2-4 बंदे बैठ के स्क्रीन आपके पास है, आप आज़ादी सहाफ़त का नाम लेके आपने पूरे मुल्क को यरगमाल, पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाने की कोशिश की और मशकूक की है। बिल्कुल ये मैं should be बार बार investigated, ये yeah, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि उनका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि जनाब आपने जो 7 बजे तक के जो दिए हैं रिजल्ट, 6 बजे से लेके 7 बजे तक जो रिजल्ट और दिए उनकी हैं आपके पास आए कहाँ मैं से तो है। खान साहब ये कहूँगा उनकी कॉल्स का रिकॉर्ड भी सामने मैं वही आना कह रहा हूँ, चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कॉल्स का रिकॉर्ड भी लेना चाहिए, चेक करना चाहिए भी। पूरा मुल्क स्टेक पे है ना ये, अगर आप लोग सड़कों पे निकल आए हैं, अगर वो जमात इस्लामी अगर कह रही है कि धरना दे रही है तो भी किसने वो फजा बनाई। अगर JUI कह रही है, अगर PTI कह रही है, कि दूसरा कह रहा है, तो फजा तो हमारे ये TV चैनल ने बनाई और सब ने नहीं बनाई। जो लीडिंग चैनल थे उसके पीछे सब जो है वो उसकी दौड़ में शामिल हो गए। उसके दौड़ में चल पाकिस्तान पड़े। टेलीविजन ने और उन्हें कुछ मिला भी नहीं। नहीं, बिल्कुल जिन्हें मिले पाकिस्तान वो तो टेलीविजन ने बहुत रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया। जो इस सेट पे हम मौजूद हैं, यहाँ कई घंटे की मुसलसल ट्रांसमिशन होती रही। और उनके नुमाइंदगान आए यहाँ जी हाँ, पे, और जिम्मेदारान आए। एक झोल भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान टेलीविजन हमारे का एक तो बहुत बड़ी नुमाइंदे कंट्रीब्यूशन भी उनको- और सक्सेस भी है। जिम्मेदारी के साथ जी, इन्होंने काम किया। नुमाइंदों को दाद देनी होगी। दूर दराज इलाकों में उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली काम किया। और ये मैं समझता हूँ जो इसमें क्या एक वजह थी कि डायरेक्शन होती है टॉप मैनेजमेंट की, और दूसरा जो आपके डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं उनकी डायरेक्शन होती है। और दूसरा ये कि हमारा जो रब्ता था इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के, उनके साथ हम बिहाइंड द सीन्स मुसलसल हमारी राब्ते में टीम थी, मुसलसल राब्ते में। जो मुझे लकूना नज़र आए हैं, जिस तरह ये फैज़ी साहब और फारूक साहब कह रहे हैं, वो ये है कि एक तो नुमाइंदों को उस तरह से ग्रूम नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो PTV में नुमाइंदा होता है वो ऑथेंटिसिटी को अहमियत देता है, जबकि वहाँ उनको कहा जाता है कि तुमने सबसे पहले खबर देनी है आपको। खबर देनी है, चाहे वो गैर मुसद्दिका ही ना हो। बिल्कुल ठीक। और दूसरा टॉप मैनेजमेंट और जो डायरेक्टर न्यूज़ है बहुत सारे चैनल्स में अब तो ये भी हो गया। फारूक साहब एडिटर रहे हैं, फैज़ी साहब बड़े से, जावेद जावेद सदीक साहब बिल्कुल। ये पोजीशंस ही सर गैर ज़रूरी करार दे दी गई हैं अखबारात में और मीडिया हाँ जी, में ऐसे ही है। कि एडिटोरियल कंट्रोल का भी या एडिटोरियल चेक का भी मसला तो है। हालिया माजी में मैं एडिटर था एक अखबार का, और जब खबर देख रहा था मैं कितने दी थी यार, चेक तो करा लिया करोगे, तो ऊपर से कहा गया था पैसा। हाँ, लेकिन हम तो तशवीश का शिकार थे तैर नहीं मलिक साहब। बारहा जो पाकिस्तान टेलीविज़न ने तो 20-25 दिन पहले ही अपना आगाज़ कर दिया था इलेक्शन के हवाले से, वोट पाकिस्तान के हवाले से, कि एक हमें खदशात थे कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का। तो ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमने देख लिया ऐसे कि ही सारा है। और कुछ ये जावेद भाई, 2024 मैं जब NA1 से चला और कराची तक गया हूँ, हर प्रोग्राम में यही बात ये कहता बार-बार हूँ कि ये ना कीजिएगा, इस सिस्टम को चलने दे और इस इदारों को मुस्तहकम होने ये इशू डेवोस में भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिस्कस हुआ है, क्योंकि 2024 इंतखाबात का साल, और फिर इसको मद्देनज़र रख के इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया है जो हमें करना चाहिए था। जो बात फारूक साहब ने कही है बड़ी अहम है कि अब जो एक टर्मोइल या अनरेस्ट क्राइसिस क्रिएट होता है उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी होंगी और पोलराइजेशन भी। नहीं तो कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए कि सियासी जमातें आपस में बैठें, जिस तरह हुकूमत साजी के लिए वो एक दूसरे से रब्ता कर रही। तो इस चीज़ों में मुझे तो बल्कि याद आ रहा है कि कुछ शख्सियात ऐसी होती थी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, और फिर हमने 77 में देखा कि उस वक्त जो जांदली का इशू थे, बड़े लेट उस वक्त की गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म भुट्टो ने मुज़ाकरात किए, चीज़ें हाथ से निकल गई। तो हमारे जैसे मुल्क में ये चीज़ें बार बार हम इन तजर्बात से गुजरते हैं और दुरुस्त कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमें एक लायामल सियासी जमातें बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती। इनकी कमिटमेंट ही नहीं है कि कौन सी वो सबसे देखें ना, इम्पोर्टेंट कानून तो मौजूद है, कानून मौजूद है जहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये राइट दिया गया है, वहाँ ज़िम्मेदारी का तयन भी किया गया और सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉ भी है कि आप मादर पिदर आज़ादी कहीं नहीं होती, बिल्कुल कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, आप पूरी कौम के जज्बात से खेलें, मिसलीड करें, डिसइंफॉर्मेशन जिस तरह ये कह रहे हैं, वो बड़ी डीप डिसइंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल वो फैलाई जाती है। अब तो ये हो गया कि अमेरिका में
रशिया की मुदाखलत से इलेक्शन के रिजल्ट्स को तब्दील किया गया। बहुत बड़ा इशू है वो। ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सही। और दुनिया भर में हो रहा है कि एक ममलिकत दूसरे ममलिकत के इलेक्शंस के अंदर मुदाखलत करके उसके नताइज को, जहन को और परसेप्शन को तब्दील करती है। दिस हैज़ टू बी स्टॉप्ड। और पाकिस्तान में भी इस वक्त जो तूफ़ान मचा हुआ है दुनिया में, यूरोपियन यूनियन, US, UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है ये मशकूक है। सो मेरा मतलब है कि इस चीज़ को अब रोकना जो है ये हमें स्टेट के लेवल पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पर, हुकूमत के लेवल पर सोचना चाहिए। इस तरह की जो डीप डिसइंफो है उसको किस तरह इसको रोकना चाहिए, एक तो बात ये। दूसरा जो है ना कि बहुत सारे लोग जी वो 7 बजे तक जीत रहा था तो 11 बजे कैसे आ गए। अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आपके पास लीगल मैकेनिज्म मौजूद है। बिल्कुल ठीक। ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं। आप एक हार्ड एविडेंस दे के, ठोस सबूत दे के उस रिज़ल्ट को रिवर्स भी करवा सकते हैं। लेकिन ये सड़कों पे कोई मीडिया, सड़क और कोई मीडिया उस मकाम नहीं है उसका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। सड़क पर इलेक्शन ओदम मचाने का, आग लगाने का, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करने का, इलेक्शन कमीशन का घेराव कर देने का, इसका कोई ये तरीका नहीं है। गो टू द प्रॉपर फोरम, और वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो है अदालतें, सबूत पेश करें और अपना रिलीफ लें। तो मैं समझता हूँ कि पोस्ट इलेक्शन स्टेबिलिटी हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम इसको हवा देते रहेंगे तो ये मामला ख़राब हो। ये आपने जो जिक्र किया कि जो रिएक्शन आया अमेरिका, यूरोप और यूरोपीय यूनियन का, उसमें अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का जो रद्द-ए-अमल आया है उस पर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने रिस्पॉन्ड किया है, रद्द-ए-अमल दिया है। और उस पर पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने हैरत का इजहार किया है। और पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा कहती है कि ये पुरअमन इंतखाबात रहे। ये जिन ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ये यहाँ पे इंतखाबी पेचीदगियों से ये वाकिफ़ नहीं है। इंटरनेट बंद नहीं था, बल्कि मोबाइल सर्विस जो बंद थी वो दहशत गर्दी के ख़तरे के बाइस वो बंद थी। पाकिस्तान ने बड़े पुरअमन और कामयाबी से ये इंतखाबात कराए। और पाकिस्तान ने साथ ये भी कहा है वजारत ख़ारजा ने कि हम अपने दोस्तों के मशवरों को अहमियत देते हैं, लेकिन इंतखाबी अमल की तकमील से कबल मनफी तासुर देना या तबसरे करना ये ठीक नहीं है। 2024 दुनिया के अहम तरीन ममालिक में इंतखाबात का साल है। हमें ये गौर करना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, इसीलिए ये डिफरेंट जो इदारे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिपोर्ट मुरतब करती हैं कि किस मुल्क में क्या हुआ। हमारे अपने लोगों को भी चाहिए कि इस किस्म की हरकतों सकनात से बाज रहें, और जो बाहर बैठे हुए हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि इसको कर दो और मल्टीप्लाई हो के ये इतने हज़ार का जो ट्रेंड बन जाए, उससे भी बचना चाहिए और उस पर भी गहरी निगाह रखनी चाहिए। फ़ारूक फैसल साहब, अब जाहिर है मुश्किल चैलेंजेस हैं, मुल्क मुश्किल माशी सूरत हाल से दो चार है। हम किसी भी किस्म का जो अदम इस्तेहकाम है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक अच्छी हुकूमत, मजबूत हुकूमत कितनी ज़रूरी है अहल अफराद पर मुश्तमिल, ताकि मुल्क को इस माशी दलदल से निकाले, क्योंकि ये अहम मराहिल हैं। ज़ाहिर है हुकूमत साजी अब हो रही है, ज़ाहिर है कि बहुत अहम मनसब है और उसमें अहल लोग ही आएंगे। मैं और आप इस चीज़ का तयन नहीं कर सकते कि जनाब फ़लाँ शख्स अहल है या फ़लाँ शख्स अहल नहीं है। ये सारा सिस्टम जो है पार्लिमानी निज़ाम यही है कि अवाम से पूछा जाता है ना कि भाई आपके नज़दीक कौन सा शख्स बेहतर है या कौन सी पार्टी बेहतर है या किसका प्रोग्राम बेहतर है जो हुक्मरानी भी करे और अपने प्रोग्राम को लेके भी चले। अहलियत के हवाले से तो हम बात नहीं करते। हाँ, इस्तेहकाम की बात जो लेकिन हम आइडियलिस्ट हैं ना, बहैसियत सहाफ़ी हम आइडियलिस्ट हैं। हम तो चाहते हैं कि इन्हीं जमातों में से अहल लोग होंगे। वो तो हम कह रहे, वो तो मैंने बात खत्म कर दी ना, तो जाहिर है कि अहल होंगे, वो हम फैसला करने के पोजीशन में नहीं है। अहलियत जो है वो जब वो आगे परफॉर्म करेगा तो उस वक्त आप उसका तयन कर सकेंगे, या आप माजी की उसकी परफॉर्मेंस देख लें। अब उसमें यह है कि मैं किसी और अंदाज से सोचता हूँ, ताहिर मलिक साहब किसी और अंदाज से सोचते हैं, आप किसी और अंदाज से सोचते हैं। असल देखना है कि अवाम क्या कह रही है, आम आदमी क्या कह रहा है, जिसके लिए हुकूमत बनी है, जो आ रहे हैं वो उनके लिए क्या रिलीफ, उनकी बहबूद के लिए, उनके रिलीफ के लिए क्या करना चाह रहे हैं। असल चीज़ इस्तेहकाम की, मैं जो है सब अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि इस्तेहकाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पार्लियामेंट में आया, चाहे वो उसे हुकूमत मिल जाए चाहे वो अपोजिशन में आए, सबको बिहेव करना पड़ेगा। और इस पार्लियामेंट के अंदर और निज़ाम के अंदर से ही उन्हें कुछ मिलेगा। अगर कोई ये कि निज़ाम से बाहर में टकरा के और अदारा से टकरा के, वो नहीं हो सकता। और वो आपने करके देख लिया पिछले 2 सालों में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी जावेद सिद्दीक साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि 2 जो बड़ी जमातें हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी, दोनों की लीडरशिप ने अपनी कैंपेन्स के अंदर और मैनिफेस्टोज में कहा है
हम लोगों को रिलीफ देंगे। ठीक है। बिजली की जो कीमत है कम करेंगे। नवाज शरीफ साहब मुसलसल कहते रहे कि देखें मेरे दौर में रोटी की क्या कीमत थी, अब क्या है, पेट्रोल कितनी कीमत का था, डॉलर किस सतह पे था, अब क्या है। तो इसका मतलब है कि वो लोगों से एक तरह का प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम उनको रिलीफ देंगे। इस रिलीफ के लिए, इकोनॉमिक रिलीफ के लिए पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान को यकजहती चाहिए, पाकिस्तान को तमाम सियासी जमातों का एक इत्तेहाद और यगानगत चाहिए ताकि इस रिलीफ को लोगों तक पहुंचाया जा सके। लोग इसमें शक नहीं कि अफरात ज़र के हाथों तंग हैं। जिस आदमी की 1 लाख तनख्वाह है उसकी बाइंग पावर आधी भी नहीं है, बिल्कुल 50% नहीं है, रोड हो चुकी है। इसलिए ज़रूरत है कि सब सियासी जमातें फोकस करें कि पाकिस्तान के लोगों को इस परेशानी से कैसे निकाला जाए। कर्ज़ों का एक पहाड़ हमारे सर पे है, 1 खरब से ज़्यादा डॉलर का कर्जा हमारे ऊपर है, उसके ऊपर हमने सूद भी देना है और तमाम तर ये मसाइल हैं। और बिजली की कीमत है, हमारी एक्सपोर्ट्स की कास्ट बढ़ी हुई है जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को इस बात का एहसास है और दिस इज़ हाई टाइम इस इलेक्शन के बाद वो मिलकर काम करें, पाकिस्तान के लोगों को इस परेशानी से निकालें। और ये जो हमारा इमेज बना हुआ है कि खुदा न खास्ता ये फेल्ड स्टेट है, और जी ये डिलीवर नहीं कर पा रही, और जी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, टेररिज्म है, ये है वो है, इकॉनमी इनकी काम नहीं कर रही, इस तासुर को हमने ख़त्म करना है। तैयार नईम मलिक साहब जी, तैयार नईम मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, और फिर जब हुकूमत बनती है तो उसकी तरजीहात क्या होनी चाहिए? जी, ये बिल्कुल जो जावेद साहब ने बात की, देखें ये अब इन सब चीज़ों के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत। और अब जो मैंडेट आया है, कोई भी जमात ऐसी नहीं कि जो हुकूमत साजी में शरीक ना हो। सूबाई सतह पे हैं जो मरकज़ी सतह पे नहीं होंगे, वफाकी सतह पे जो उनका मंशूर है वो सूबाई सतह पे इम्प्लीमेंट करें। जो फवाद फारूक फैसल साहब ने कहा है कि आउट ऑफ पार्लियामेंट कोई चीज़ नहीं है, ये लेसन लर्न करना चाहिए उन कुव्वतों को भी कि जिन्होंने इस हद तक ये किया कि पार्लियामेंट बेतौकीर हुई। आपने सूबाई असम्बलियों से थोड़ी एक तरफ आप इस्तीफ़े दे रहे हैं, चले वो माजी रहा, अब आप ओथ उठाने जा रहे हैं। तो इस सफ़र के दौरान अब ये है कि सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों में आज इख्तियारात की तकसीम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अच्छी जो इनके लिए बात ये है कि जो केयर टेकर सेटअप में रिफॉर्म्स हुई हैं, स्टेबलाइजेशन आई, और जो पहले SIFC जिसके अंदर तमाम इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर रेट हैं, ये पहले से एजेंडा हो गया, इसको इन्होंने कंटिन्यू करना है। और जो जो इनके मंशूर के तहत है ये, और पॉलिटिकल टेम्परेचर भी कम करना है। और ये बिल्कुल सही है कि इसका एहसास भी है सियासी जमातों को कि इकनॉमिक चैलेंज बहुत बड़ा है। और दूसरा ये कि अगर ये कंसेंसस ना हुआ और आपस में इसी तरह सियासी तकसीम बढ़ती रही तो उसका नुकसान एक सियासी पार्टी को नहीं हो, पूरे सियासी निज़ाम का होगा, और आम आदमी का हमारे सियासी निज़ाम से ट्रस्ट उठ जाएगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया तैयार नईम मलिक साहब, जावेद सिद्दीक साहब, जवाद फैज़ी साहब और फ़ारूक फैसल ख़ान साहब, आप इस नशस्त में हमारे साथ रहे। ज़ाहिर है कि हुकूमत साजी के मराहिल जारी हैं, सियासी जमातें आपस में राब्ते कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है आवाम की जो तवक्कुआत हैं वो यही हैं कि हमने जिन मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामान में भेजा है वो सब मिलकर इस मुल्क को न सिर्फ माशी दलदल से निकालें बल्कि अमन व अमान के हवाले से भी इक़दामात करें, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी लाएँ। ये तमाम सियासी माशी इस्तेहकाम आएंगे तो आम आदमी की जो ज़िंदगी है उस पर भी असर पड़ेगा और उनके भी हालात बेहतर होंगे, और यही अवाम की तवक्कुआत हैं। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।